नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत प्रेशियस मेटल्स होते हैं, मतलब सोना, चांदी, हीरे, मोती के गहने होते हैं, या फिर कई इंपॉर्टेंट जमीन के या फिर प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं। आप वो सारे कागजात या फिर वो सारे गहने अपने घर पे रखना तक ही पसंद नहीं करते हो अगर आपके जहां घर है वहां पे चोरी का डर है। तो आप चाहते हो कि बैंक में लॉकर ओपन किया जाए। आप बैंक में जाते हो, लॉकर ओपन करते हो और लॉकर का आप रेंट देना चालू करते हो, भाड़ा देना चालू करते हो। आप फिर आसानी से अपने घर से बाहर निकल सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि बैंक के लॉकर में आपके सारे प्रेशियस मेटल्स या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सेफ है। लेकिन ये लॉकर की सर्विस जो है, बैंकों को उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। फिर भी बैंक अपने कस्टमर्स को ये सर्विस देना पसंद करती है। लेकिन जैसे लॉकर की सर्विस आती है तो तरह तरह के कंफ्यूजन सामने आते हैं। मतलब जैसा कि आपने अगर लॉकर ओपन किया और आप गुजर गए, तो वो लॉकर में जो सारी चीजें रखी है उसका क्या होगा। या फिर अगर आपने लॉकर ओपन किया लेकिन आपने लॉकर का रेंट ही नहीं दिया बैंक को, तो उसमें बैंक के पास क्या अधिकार है। आपने लॉकर ओपन किया और बैंक में ही चोरी हो गई, तो आपके बैंक के ऊपर क्या अधिकार है। तरह तरह के सवाल आपके मन में आते रहते हैं। तो उसी के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। रिजर्व बैंक का ऐसा मानना है कि अभी जमाना बदल गया है, मॉडर्न जमाना आया है, टेक्नोलॉजी का जमाना आया है, इसीलिए हमने ये रूल्स है इन्होंने इनमें बदलाव किया है। तो रिजर्व बैंक ने ऐसा बोला है। 18 अगस्त 2021 को उन्होंने रिवाइज इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो रिवाइज इंस्ट्रक्शन है ये अप्लीकेबल होने वाले हैं 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 से लॉकर रिलेटेड जो भी रिवाइज इंस्ट्रक्शन रिजर्व बैंक ने दिए हैं वो अप्लीकेबल होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका ऑलरेडी लॉकर है तो भी आपको ये इंस्ट्रक्शंस अप्लीकेबल होने वाले हैं। ऑलरेडी आपने बैंक में लॉकर ओपन किया है तो भी आपको ये इंस्ट्रक्शंस अप्लीकेबल होने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंकों को ऐसा बोला गया है कि आप लॉकर का सारा जो डेटा है वो आप मेंटेन करोगे सीबीएस में, मतलब कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में एंटर करोगे। पहले ऐसा होता था कि बैंकें जो होती थी अपने रजिस्टर में ही चीजें लिखा करती थी, मैन्युअली लिखा करती थी कागज पेन से। लेकिन उनको आप बोला है कि कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में सीबीएस में आपको सारा डेटा मेंटेन करना है, जहाँ पे आपके पास कितने लॉकर से कितने लॉकर जो है वो खाली पड़े हुए हैं, या फिर कितने लॉकर से उसके लिए वेटिंग लगा हुआ है, कितने एप्लीकेशन जो है आपने वेटिंग पे रखे हुए हैं, वो सारी जानकारी बैंकों ने अब सीबीएस में देनी है। साथ ही साथ बैंकों को ऐसा बोला है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ मॉडल लॉकर एग्रीमेंट करने वाले हो। मतलब अगर आपका ऑलरेडी भी अगर लॉकर है तो भी आपको बैंक के साथ नए से एग्रीमेंट करनी पड़ने वाली है स्टैम्प पेपर पे। वो एग्रीमेंट आपको करने पड़ सकती है 1 जनवरी 2023 के पहले। 1 जनवरी 2023 के पहले आपको बैंक के साथ नए से एग्रीमेंट करने पड़ने वाली है। और ये मॉडल लॉकर एग्रीमेंट होगी जो फ्रेम की गई है इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था लॉकर रेंट रिलेटेड, जिस पे हमने ऑलरेडी चर्चा की है। तो उसके सारे मुद्दे ये एग्रीमेंट में हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आप एग्रीमेंट करोगे ये स्टैम्प पेपर पे होगी, और इसका जो डुप्लीकेट कॉपी रहेगा वो कस्टमर के पास रहेगा, ओरिजिनल कॉपी जो रहेगा वो बैंक के पास रहने वाला है एग्रीमेंट का। लॉकर रेंट की अगर बात करें तो बैंकों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि रेंट जो होता है, कस्टमर जो होते हैं बैंक में लॉकर ओपन करते हैं लेकिन भाड़ा होता है, रेंट होता है, वो बैंक को नहीं देते। तो इसी के चलते बैंकों को ऐसा बोला है कि आप अपने कस्टमर से 3 साल का रेंट का टर्म डिपॉजिट लो। बैंकों को बोला है आप डिपॉजिट में रेंट लो, 3 साल का एक साथ रेंट लेने को बोला है। साथ ही साथ अगर कस्टमर बैंक में आता नहीं है तो लॉकर तोड़ने के भी चार्जेस होते हैं, वो तोड़ने के चार्जेस भी, फोड़ने के चार्जेस भी आप कस्टमर से पहले ही वसूलो और बाद में उसको लॉकर की फैसिलिटी दो। ध्यान रहे, अगर आप ऑलरेडी कस्टमर है तो आपको टर्म डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं पड़ सकती अगर बैंक चाहे तो। अगर आप रेगुलरली रेंट भर रहे हो, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो बैंक आपसे टर्म डिपॉजिट नहीं मांगेगी। लेकिन अगर आप नए से अगर लॉकर आप ओपन करना चाहते हो तो बैंक आपसे 3 साल का रेंट ले सकती है डायरेक्टली। अगर आपने एडवांस में रेंट भर दिया है, मान लो कि आपने 3 साल का टर्म डिपॉजिट पे आपने बैंक में लॉकर ओपन कर दिया, लेकिन 1 साल बाद आप खुद घर शिफ्ट करने वाले हो, तो बट ऑब्वियस से आप बैंक से लॉकर बंद करना चाहोगे। तो बैंकों को ऐसा बोला है कि जितना समय के लिए कस्टमर ने लॉकर इस्तेमाल किया है
उतना ही रेंट वसूलो। आपने एक्स्ट्रा अगर रेंट लिया रहेगा डिपॉजिट के रूप में तो वो कस्टमर को वापस करो। अगर बैंक खुद ही शिफ्ट हो गई तो बैंक को ऐसा बोला है कि आप न्यूज़पेपर में जानकारी दो। कस्टमर को 2 महीना पहले इन्फॉर्म करो कि आप शिफ्ट होने वाले हो। अकॉर्डिंगली उतना ही रेंट कस्टमर से लो जितने समय के लिए उसने इस्तेमाल किया है। बाकी वाला एक्स्ट्रा डिपॉजिट के माध्यम से आपने अगर रेंट लिया रहेगा तो कस्टमर को वापस करो। बैंकों को सारी जिम्मेदारी डाली हुई है कि आप अपना लॉकर का रूम कैसे रखने वाले हो। लॉकर रूम ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दे बोले कि लॉकर एकदम मजबूत होना चाहिए और लॉकर रूम के लिए एक ही गेट होना चाहिए जहां से कस्टमर अंदर आते हैं और जहां से कस्टमर बाहर जाते हैं। लॉकर रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होना चाहिए और 180 दिन का सीसीटीवी कैमरे का बैकअप होना चाहिए। मतलब अगर आपके लॉकर में अगर चोरी हो जाती है तो फिर 180 दिन का बैकअप आपको मिल सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए। साथ ही साथ लॉकर के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करिए कि इंडस्ट्री के हिसाब से कितने मजबूत होने चाहिए। ये सारी चीजें अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना एक इंपॉर्टेंट है कि अगर बैंक जो है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सेफ वॉल्ट देती है, मतलब जहाँ पे पासवर्ड वगैरह एंटर कर कंप्यूटराइज अगर आपका लॉकर में आप एंट्री मारते हो तो बैंकों को बोला है कि कस्टमर का बायोमेट्रिक डेटा, कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर नहीं होनी चाहिए। आगे ऐसा बोला है कि अगर कोई भी कस्टमर बैंक में आता है अपना लॉकर का इस्तेमाल करने, मतलब लॉकर में गहने भरने या फिर कोई सामान भरने या फिर सामान लेके जाने के लिए, तो बैंक को ऐसा बोला है कि आप सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। जो भी कस्टमर कौन से दिन आया था, कौन से समय आया था, सारा रजिस्टर में आप रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले हो और कस्टमर का आप सिग्नेचर लेने वाले हो। साथ ही साथ बैंकों को ऐसा बोला है कि जिस दिन कस्टमर बैंक में आएगा उसी दिन शाम शाम तक कस्टमर को आप एसएमएस से सूचित करो कि आप आज आए थे, लॉकर इस्तेमाल आपने किया है। ये भी बैंकों को बोला है। और साथ ही साथ ऐसा बोला है कि अगर कस्टमर अपने लॉकर में कोई गलत चीजें, कोई इलीगल चीजें रखते हैं तो बैंकों को अधिकार दिया है कि तुरंत एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ ऐसा भी बोला गया है कि आप अगर लॉकर रूम में आप जाओगे तो आपके साथ बैंक का ऑफिसर भी अंदर आता है, क्योंकि बैंक ऑफिसर के पास भी एक चाबी रहती है। एक चाबी से वो लॉकर ओपन करता है और ऑफिसर को बोला है कि जब भी लॉकर रूम में कस्टमर जाएगा तो ऑफिसर ने अपनी सिर्फ चाबी से, एक चाबी से ओपन करना है और बाहर निकल के आना है। कस्टमर जब लॉकर ऑपरेट करेगा तो बैंक ऑफिसर वहां पे खड़ा नहीं रह सकता है। साथ ही साथ ये बैंकों का इंपॉर्टेंट है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉमिनेशन की बात करें तो बैंकों को ऐसा बोला है कि आप कस्टमर के हित में आप कस्टमर से नॉमिनेशन ले सकते हो। मतलब अगर कोई पिताजी है वो गुजर गए या फिर माताजी गुजर गए तो उनका लॉकर का इस्तेमाल उनके बच्चे कर सकते हैं। वो लॉकर में जो भी चीज़ है वो बच्चे बच्चे वो निकाल सकते हैं। वो अधिकार देने के लिए जो फैसिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी के लिए कस्टमर को ऐसा बोला है कि आप नॉमिनेशन फॉर्म भरोगे और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो नॉमिनी का दोगे। नॉमिनी जो रहेगा, जो भी बेटा रहेगा बेटी रहेगा, उनका फोटो देने को बोला गया है और कस्टमर को वहां पे साइन करने को बोला है। साथ ही साथ नॉमिनी की जो एग्रीमेंट रहेगी वो फॉर्म जो रहेगा वो फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट कस्टमर को देना पड़ेगा, ऐसा बैंकों को बोला है। अगर कस्टमर बोले मुझे फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए तो भी बैंकों ने वो कस्टमर को देना है कि नॉमिनेशन आपने अपने लॉकर का किया हुआ है। अभी नॉमिनेशन क्लेम अगर सेटल करने हैं तो बैंकों को ऐसा बोला गया है कि आप कस्टमर जो है, अगर नॉमिनेशन क्लेम सेटल करना मतलब अगर कोई कस्टमर जो है वो गुजर गया, मतलब किसी बेटे के पिताजी गुजर गए और वो बैंक के लॉकर में से अपने पिताजी ने जो भी गहने रखे हैं या फिर जो भी सामान रखा है वो निकालना चाहता है, तो बैंकों को ऐसा बोला है कि आप नॉमिनी जो है उसको सारी चीजें दे सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेथ प्रूफ लेना पड़ेगा कि डेथ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि जो भी बेटा आया उसके पिताजी सच में गुजर गए, और साथ ही साथ जो बेटा आया है उसका आइडेंटिटी आपको वेरीफाई करने को बोला गया है बैंकों को। बैंकों को ऐसा बोला है कि अगर नॉमिनी अगर क्लेम करता है तो उसका क्लेम जो है वो 15 दिन के अंदर सेटल होना चाहिए। 15 दिन में जैसे आप नॉमिनेशन होने के बाद अगर आप पिताजी गुजर जाने के बाद आप बैंक में एप्लीकेशन देते हो तो बैंक आपका क्लेम जो है वो 15 दिन के अंदर सेटल करेगी। अगर बैंक ने क्लेम सेटल नहीं किया तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर सर्विस कमिटी जो बोर्ड ने बनाई है उसको इन्फॉर्म करेगी कि ये क्लेम क्यों नहीं सेटल हुआ है, कौन से कोर्ट में केस चल जारी है और क्या प्रॉब्लम है। 15 दिन के अंदर आपका क्लेम जो है वो नॉमिनी का सेटल होने वाला है।
आगे ऐसा बोला गया है कि अगर कोई भी नॉमिनेशन अगर किया गया है और नॉमिनेशन में अगर कोई गुजर जाता है तो उसके लिए क्या क्या मुद्दे बोले गए हैं। तो सबसे पहले ऐसा बोला गया है कि बैंकों को बोला गया है कि आपने जो भी नॉमिनी है उसका आइडेंटिटी जो है वो आपने एस्टेब्लिश करना है। जैसे आप अगर बेटा हो, आपके पिताजी गुजर गए, तो आप बैंक में जाते हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाओगे और साथ ही साथ डेथ सर्टिफिकेट भी आपको बैंक को दिखाना पड़ने वाला है। और अगर कोर्ट के ऑर्डर से आया रहेगा तो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बैंक वो भी जिम्मेदारी लेगी कि कोर्ट के ऑर्डर जो है वो वैलिड ऑर्डर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा बोला गया है कि आप अगर नॉमिनी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो जेवरात पे पूरा अधिकार है, आप सिर्फ ट्रस्टी हो। वो जो भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए रहेंगे या फिर जो भी गहने रखी रहेगी, उसके आप सिर्फ ट्रस्टी हो या फिर नॉमिनी हो। बैंक ये क्लेम नहीं करती कि ये चीजों पे आपका अधिकार है। वो अधिकार जो है कोई कोर्ट के हिसाब से जो डिफाइन रहेगा, या फिर पिताजी ने विल में अगर लिखा रहेगा कि लॉकर की चीजें जो है वो मेरे बेटी को दी जाए, तो वो सारी चीजों का अधिकार बेटी को रहेगा, भले ही बेटा वो लॉकर का नॉमिनी हो। तो ये चीजों में रिजर्व बैंक ने एकदम क्लैरिटी की है कि बेटा अगर नॉमिनी हो, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा का वो गहनों पे या डॉक्यूमेंट पे अधिकार है। वो पिताजी ने विल में अगर लिखा रहेगा ये गहने जो है बेटी के नाम के, तो गहने बेटी को देने की जिम्मेदारी बेटे की रहने वाली है। बैंक इसमें इंटरफेयर नहीं करने वाली है। ये भी एकदम क्लियर बोल दिया गया है। साथ ही साथ अगर लॉकर जो है वो कब ओपन किए जा सकते हैं, मतलब अगर आप कस्टमर हो और अगर आपकी चाबी जो है वो अगर आपकी गुम हो गई है, तो आप बैंक को एप्लीकेशन दोगे और साथ ही साथ आप अपने खर्चे से बैंक को अधिकार दोगे, आप वहां पे खड़े रहोगे, आप और साथ ही साथ विटनेसेस खड़े रहेंगे और आपका लॉकर ओपन किया जाएगा। तब आपका लॉकर ओपन करने के बाद किसी को भी अधिकार नहीं है कि आपने लॉकर में क्या क्या रखा है वो देखने का। तो जब तक आपका लॉकर ओपन होता है तब तक विटनेसेस खड़े रहेंगे और वो बाद में निकल जाएंगे। लेकिन जो लॉकर ओपन करने का सारा खर्चा है, अगर आपकी चाबी गुम होती है तो वो सारा आपको उठाना पड़ने वाला है। अगर गवर्नमेंट भी अगर बैंक को अप्रोच करते कि किसी कस्टमर जो है उसने कोई इलीगल एक्टिविटी की है, तो गवर्नमेंट के लिए भी बैंक जो है वो कोऑपरेट करने वाली है। ये बातें भी इन्होंने ऐसा बोला है। तो चाबी अगर आपकी गुम होती है तो बैंक जो है आपका लॉकर ओपन करके दे सकती है, लेकिन जो खर्चा जो है वो खर्चा करने की जिम्मेदारी जो है वो आप पे आने वाली है। अगर गवर्नमेंट जो है उन्होंने या फिर कायदे से आपके लॉकर पे अधिकार जमाया रहेगा, तो बैंक आपको एसएमएस से बोल देगी बैंक, लेकिन उनको कोऑपरेट करने वाली है गवर्नमेंट को, आपका लॉकर वैसे ओपन हो जाएगा कोर्ट के ऑर्डर से। आगे ऐसा बोला गया है कि अगर आपने 3 साल तक बैंक का रेंट नहीं पेड किया, तो बैंक जो है वो आपको बताएगी 3 साल लगातार अगर आपने बैंक का रेंट नहीं पे किया, लॉकर रेंट आपने पे नहीं किया, तो बैंक जो है वो आपको बता देगी कि जो भी लॉकर में जो भी चेंजेस है, मतलब बैंक बट ऑब्वियस है आपका लॉकर का सारा सामान जो है वो बाहर निकालेगी। और वो कैसे बाहर निकालेगी, आपको नोटिस देगी, आपको बुलाएगी और आपके सामने सारा सामान बाहर निकलेगा, आप कंफर्म करोगे और सारा सामान लेके जाओगे। लेकिन अगर 3 साल तक कस्टमर ने रेंट नहीं दिया और कस्टमर को बैंक ढूंढ रहे वो भी नहीं मिल रहा है, तो इसमें बैंक की क्या जिम्मेदारी रहेगी, न्यूज़पेपर में बैंक अनाउंस करेगी कि ये लॉकर है और ये हम ओपन करने वाले हैं। तो कस्टमर जो है उसको इन्फॉर्मेशन करेगी, ध्यान रखिएगा 3 साल तक रेंट अगर नहीं भरा तो बैंक अपने हिसाब से ऑर्डर ले सकती है, अपने हिसाब से लॉकर आपका ओपन कर सकती है। अगर 7 साल तक अगर लॉकर इनऑपरेटिव रहा और वहां पे लॉकर जिसने लिया है वो आदमी भी अगर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो है और रेंट समय सही समय पे नॉमिनी भर रहा है, तो बैंक जो है वो सारी सारी चीजें जो है लॉकर के अंदर जो है वो सारी चीजें जो है वो उनके नॉमिनी को दे सकती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी कोई पिताजी होते हैं जो लॉकर ओपन करते हैं, लॉकर ओपन करने के बाद सारे जेवरात वगैरह लॉकर में रख देते हैं, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाते हैं, मतलब वो गुजरे भी नहीं है, कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। तो वो केस में उनके जो बच्चे होते हैं वो नॉमिनी होते हैं, तो नॉमिनी को बैंक ये सारी चीजें दे सकते हैं। 7 साल तक अगर पिताजी नहीं मिल रहे तो नॉमिनी को ये सारी चीजें बैंक दे सकती है। साथ ही साथ अगर
बैंक में अगर अचानक से अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, या फिर बाढ़ आ गई, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, आग लग गई, तो ऐसे केस में लॉकर में जो भी सामान रहेगा वो सामान की जिम्मेदारी बैंक की नहीं रहने वाली है। बैंक सिर्फ अप्रोप्रिएट केयर लेने वाली है, लेकिन वो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी बैंक की नहीं रहने वाली है। लेकिन अगर बैंक में अगर चोरी होती है, या फिर कोई डाका हो जाता है, रॉबरी होती है, या फिर कोई बिल्डिंग बैंक की गिर जाती है, या फिर फ्रॉड एम्प्लॉय की तरफ से होता है, तब बैंक की जिम्मेदारी आती है। वो जिम्मेदारी हो सकती है जितना लॉकर रेंट है उसका 100 गुना तक बैंक की जिम्मेदारी हो सकती है। आपको वो पैसे बैंक रेम्बर्स करके दे सकती है अगर आपका बैंक में नुकसान हुआ है तो। चोरी मारी, डाका हुआ बैंक में, या फिर कुछ भी बिल्डिंग बैंक की गिर गई है, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि, और वो जिम्मेदारी रहेगी आपका जो लॉकर रेंट है उसके 100 गुना ज्यादा तक बैंक आपको वापस कर सकती है। बैंक को ऐसा बोला है कि आप इंश्योरेंस लो, बैंक इंश्योरेंस लेगी, लॉकर रूम का इंश्योरेंस लेगी, लेकिन लॉकर के अंदर आपने जो गहने रखे हैं, डॉक्यूमेंट रखे हैं, उसका इंश्योरेंस बैंक ओपन नहीं कर सकती, क्योंकि आप बैंक को वो चीजें दिखाते ही नहीं हो, तो उसका इंश्योरेंस ओपन होना संभव नहीं है। बैंक भी आपको ऐसा कोई ऑफर नहीं दे सकती। बैंक नहीं बोल सकती कि आप अपने लॉकर में 50 ग्राम सोना डाल रहे हो तो 50 ग्राम का आप इंश्योरेंस निकालो, ऐसा बैंक आपको नहीं बोल सकती। डायरेक्टली भी नहीं बोल सकती, इनडायरेक्टली भी आपको ऐसा कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच नहीं सकती। तो ये रूल्स है। अगर आपका लॉकर में आपको कोई कंफ्यूजन हो, हमने ब्रीफ में लिए है, पूरे डिटेल में लेना पॉसिबल नहीं है, 1 घंटा के ऊपर वीडियो बन जाएगा इसलिए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।